प्यारे दोस्तों, मैं संदीप साहड़, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। हमारे ऑनलाइन इस YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ एक नए एटॉमिक मॉडल को लेके आया हूं मैं। हमने इससे पहले दो मॉडल पढ़े थे एटम के, एक थॉमसन मॉडल और एक रदरफोर्ड मॉडल, और दोनों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा वो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। रदरफोर्ड मॉडल में हमने उसके क्या क्या कंक्लूजन थे, क्या ऑब्जर्वेशन थी और उसकी ड्रॉबैक क्या रही। तो उसकी ड्रॉबैक में बेसिक ड्रॉबैक थी कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन था वो हेलिकल शेप में पाथ का शॉर्टर करता चला जाता, उसकी रेडियस छोटी और फाइनली वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाता, और स्टेबिलिटी की उसकी ड्रॉबैक थी। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया मॉडल आया, बोहर, नील बोहर था। इसने प्लैंक थ्योरी का यूज किया, क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं हम। क्या होता है कि जो हमने रदरफोर्ड मॉडल की एक्सप्लेनेशन देखी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, लेकिन इसने देखा कि जो उसकी जो दो ड्रॉबैक रही है बेसिकली, उन दोनों को ही इसने मॉडिफाई करने की कोशिश की। और नील बोहर्स ने क्या किया कि रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को मॉडिफाई कर किया, रेक्टिफाई करने के लिए इसने क्या यूज किया, इसने प्लैंक, मैक्स प्लैंक की थ्योरी का यूज किया, जिसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और उस प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से इसने फर्स्ट जो कंडीशन डाली, वो कंडीशन ये डाली कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमते हैं, वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होंगे। जबकि हम रदरफोर्ड की एक्सप्लेनेशन में क्या देख रहे थे कि वो कंटिन्यू एनर्जी को इमिट करते थे, रेडिएटिंग थे। लेकिन इसने क्या कंसीडर किया, इसने कंसीडर किया कि वो नॉन रेडिएटिंग है, और उन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को इसने स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया। ये इसकी फर्स्ट मॉडिफिकेशन थी। और मैक प्लैंक थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी का यूज करके इसने बेसिकली 3 पोस्टुलेट प्रोवाइड की। तो अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट डाउन द बोहर मॉडल या बोहर पोस्टुलेट। बोहर की पोस्टुलेट क्या क्या थी, वो बेसिक पोस्टुलेट जो फंडामेंटल थी वो क्या थी, वो हमने लिखनी है। नंबर 3, बेसिकली 3 है। पहली क्या थी, पहली कंडीशन तो इसने स्टेशनरी ऑर्बिट की कल्पना की। सेकंड ऑर्बिट में इसने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन से रिवॉल्व करेंगे, वो किस कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। और थर्ड कंडीशन में इसने ट्रांजिशन की बात की कि क्या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो किस फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट जो इसकी जो हम पोस्टुलेट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द परमानेंट ऑर्बिट। परमानेंट ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि these are those orbit they do not radiate energy in the form of radiation। यानी इसने जो नॉन रेडियंट पर ऑर्बिट, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी इसकी कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन परमानेंट ऑर्बिट, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग रिवॉल्विंग। जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, जबकि रदरफोर्ड में यही कमी थी कि वो लूज करते हैं, जिससे उनका पाथ छोटा हो जाता है। These non-radiating orbits are called stationary orbit। ये इसकी फंडामेंटल थी कि इसने स्टेशनरी ऑर्बिट को कंसीडर करके चला था कि स्टेशनरी ऑर्बिट कौन से होंगे। स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट पोस्टुलेट थी। सेकंड पोस्टुलेट में इसने कहा कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन आर परमिटेड इन दीज स्टेशनरी ऑर्बिट हुज, कंडीशन बताई कि जो ये हमने नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट लिए हैं, इस ऑर्बिट के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन परमिट करेंगे। इसने कहा कि इसमें वही ऑर्बिट परमिटेड होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यानी mv/r इज इक्वल टू nh/2। अगर हम nth ऑर्बिट की बात करें तो rn/vn, ये कंडीशन फॉलो करेंगे, वही हमारे परमिटेड इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। यहां क्या क्या है मैं यहां बता देता हूं। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे vn वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है।
आर एन क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में रेडियस है ये। और क्या बचेगा? एच, एच यहां प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये n है, ये नंबर है, इंटीग्रल नंबर कह सकते हो। ये इतनी चीजें हैं जो मैंने यहां एक्सप्लेन की। तो ये अगर कंडीशन फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब होगा कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाई करेगा। अगर इस कंडीशन को ओबे नहीं करता तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट में लाई नहीं करेगा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट से इसने फर्स्ट के स्टेशनरी ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। इसने कोशिश की कि हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है और स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन क्या होगी। तो सेकंड जो कंडीशन है, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन को फॉलो करता है उस ऑर्बिट के अंदर, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नॉन रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा उस स्टेशनरी ऑर्बिट में। और थर्ड कंडीशन में कहा इसने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जब वो ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन करने का मतलब होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, लोअर और एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल एंड हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। जब वो ट्रांजिशन टेक प्लेस करेगा तो वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट। अगर वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आया तो एनर्जी इमिट करेगा। दोनों ही कंडीशन में इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब भी ट्रांजिशन होगी तो जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर का मतलब होता है एनर्जी पैकेट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन के रूप में वो एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, यानी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। यानी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, एनर्जी कैन बी इमिट और एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये हमने बात की कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में आएगा, तो यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस है उन दोनों ऑर्बिट के, वो h इंटू म्यू के बराबर होगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि En2 है जो, ये बड़ा है En1 से, यानी ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है और ये लो एनर्जी ऑर्बिट है। और दूसरी चीज है कि h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये तीन बेसिक पोस्टुलेट थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाएं। अब हम हाइड्रोजन एटम के बारे में स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में, उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होगी, किस रेडियस का ऑर्बिट होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, और हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी क्या होगी। हम इस चीज की स्टडी वन बाय वन करेंगे। पहले रेडियस, फिर उसकी वेलोसिटी, फिर उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, हर कंसेप्ट को हम देखेंगे वन बाय वन इस मॉडल का यूज करके। उसके बाद हम बोहर मॉडल की जो कमियां हैं, इसकी ड्रॉबैक है, उसकी भी स्टडी करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाने का प्रयास करें। मैं फिर कहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें, और वीडियो जब पूरा देखेंगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, ये हमने एक एटम लिया है हाइड्रोजन का, जिसका ये न्यूक्लियस है, या कोई भी मान लीजिए Ze न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और इसका nth ऑर्बिट की हम बात करके चले हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, लेटस कंसीडर an electron revolving in nth orbit, with velocity Vn and radius
ऑफ ऑर्बिट इज Rn। हमने कंसीडर कर लिया कि इस nth ऑर्बिट के अंदर कोई भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करता है कॉन्टिन्यूसली, और इस ऑर्बिट की जो रेडियस है इसके न्यूक्लियस से वो Rn है, और इसकी वेलोसिटी इसमें Vn है। तो यहां से हम देखते हैं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस या चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जेड ई। हेयर जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो हम सब जानते हैं कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल उनका नंबरिंग होता है। तो जब इक्वल नंबर होता है तो जितने प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस ई, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है लेकिन पॉजिटिव नेचर का होता है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो Z इंटू ई। अब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना Rn, तो कूलाम ला इंटरेक्शन लगेगा। सो कूलाम फोर्स between इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज किसके बराबर हो जाएगा, कूलाम फोर्स Fc इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं कूलाम फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस Ze, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम Rn का होल ऑफ स्क्वायर। इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें लेना हो तो इसकी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है हमें। तो आप इसको देखेंगे कि Fc की जो वैल्यू हुई है, कूलाम फोर्स की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन Rn का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हम कूलाम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी इंटरेक्शन है वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से हुआ है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। बट सेंट्रीपिटल फोर्स required to revolve electron due to Coulomb interaction. Coulomb's interaction mean यहाँ attraction. So centripetal force FCENT आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम लिख दिया मैंने इसको, एफ सेंट्रीपिटल, CT लिख दो या C। इसको कूलाम फोर्स को हम और कुछ नाम भी दे सकते हैं, FE रख लो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दो, इसको सेंट्रीपिटल कह देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता मास इस ऑर्बिटल में वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये सेकंड इक्वेशन है। लेकिन ये फोर्स जो हुआ है इसकी वजह से जनरेट हुआ है, तो कंपेयर कर दें फर्स्ट और सेकंड को, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, mvn का स्क्वायर अपॉन Rn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर अपॉन Rn का स्क्वायर। हमने दोनों को कंपेयर किया, यहां से आप देखेंगे एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगी। अब इस Rn को इसकी साइड लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, mRn Vn का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिर्फ Rn को इधर लेके आए हम क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में, mVn का स्क्वायर और ये Rn एक आ जाएगा, और इधर 1 है तो उधर क्या रह जाएगा हमारा, Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं
with the help of बोहर सेकंड पोस्टुलेट। यहां तक आने के बाद हमें कंफ्यूजन ये रहा कि वेलोसिटी और रेडियस दोनों वेरिएबल हैं, और जब दोनों वेरिएबल हैं तो हम एक को एलिमिनेट करना चाहेंगे। तो एक एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग बोहर सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट की थी mvn rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये हमारी सेकंड पोस्टुलेट है। ये हमारी कौन सी पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट है। इसको हम क्या करेंगे, इसको स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। जब इसको स्केयर कर दिया जाए दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, ये मैं यहां इसको हटा के लिखने की कोशिश करता हूं। यहां स्केयरिंग करेंगे इसको, स्केयरिंग करने के बाद क्या मिलेगा, m का स्केयर, vn का स्केयर, rn का स्केयर इज इक्वल टू n का स्केयर, h का स्केयर अपॉन 4 पाई का स्केयर। इस इक्वेशन की वैल्यू रख दी 4। हमने स्केयरिंग बोथ साइड किया। आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो हमने ऐसे काम किया। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, रेडियस निकालना चाहते हैं। इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड, यहां लिखता हूं मैं, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से हमने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट से और राइट पार्ट को राइट से। इस फोर्थ इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट लिखा vn का स्केयर rn का स्केयर। इसको डिवाइड करना है थर्ड इक्वेशन के इस पार्ट से, और ये है हमारा m rn vn का स्केयर इज इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन का राइट पार्ट लिखिए तो ये बन गया हमारा n स्केयर h का स्केयर 4 पाई का स्केयर। डिवाइड करना है इसको इसके इस पार्ट से, राइट पार्ट से, और राइट पार्ट हो गया हमारा z ई स्केयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसको रख देंगे। अब देखिए जो कटे उसको काट दीजिए। यहाँ एक m से m कट जाएगा, vn स्केयर से vn स्केयर कटेगा, एक rn से एक rn कटेगा। तो यहाँ क्या बच गया हमारा m और एक rn, दो पार्ट यहाँ से बचेंगे। उस साइड में आप देखें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा एप्सिलॉन नॉट पलट के ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये बचेगा n का स्केयर h का स्केयर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, एक तो यहाँ पाई बचा हुआ है और z ई स्केयर नीचे है, तो ये बचेगा पाई z ई स्केयर। अब rn निकालना है हमने, rn निकालनी हो तो rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, rn इज इक्वल टू n का स्केयर h का स्केयर एप्सिलॉन नॉट स्केयर डिवाइडेड बाई पाई m z ई का स्केयर। ये हमारा रेडियस का रिलेशन निकल जाएगा nth में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको नोट करते चलेंगे साथ साथ। अपने नोट्स जरूर बनाएं ताकि जब रिवीजन करें तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े और आप यहीं से सॉल्व कर लें। हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले हमने किसी nth ऑर्बिट के अंदर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कूलम्ब इंटरेक्शन है ड्यू टू न्यूक्लियस की वजह से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ये होती है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्विंग का कारण कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, हमने अप्लाई किया। लेकिन जो ये फोर्स है ये किसकी वजह से आया है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो सेंट्रीपिटल नहीं होता। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर किया कि दोनों बैलेंस किए हुए हैं एक दूसरे को। अगर वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक डेफिनेट, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करेगा। जैसे ही दोनों को कंपेयर किया तो हमारी इक्वेशन थर्ड पर हमें मिल गई। इक्वेशन थर्ड में क्या था, Rn और Vn बोथ आर द वेरिएबल, यानी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट both are the variable. So we want to remove or we want to eliminate any one of these, and we want to eliminate the Vn
then we find out the value of Rn. So with the help of the Bohr second postulate, we can easily remove the factor Vn. And by using the second postulate is mVnRn is equal to nh upon 2 pi, mean angular momentum must be equal to the integral multiple of h upon 2 pi. Scaring this equation and we get the fourth equation. Divide equation 4 by the equation third. After cutting that part, cut to the that factor, and finally we get Rn is equal to n square h square epsilon naught pi m z e square. इसको आप नोट कर लें। तो उसके बाद हमें यहाँ से जो मिलती है चीजें वो हम देखने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से हमें मिलेंगी और एक जर्नलाइज्ड रिलेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो Rn आया है। अगर आप यहां से नोट करके देखें कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इनटू n स्क्वायर अपॉन z इनटू ब्रैकेट में आ गया हमारा h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। यहां जो आप देख पाएंगे कि आपकी रेडियस जो है ये तो कांस्टेंट है h, यहां क्या है ये सब लिख लो। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपका m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब कांस्टेंट है। और जब इन सब की वैल्यू आप रखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं और इनकी वैल्यू जो होती है वो मैं इनके सामने लिख देता हूं। इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 raised to power minus 34। इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to power minus 12। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 raised to power minus 90 और ये होता 9.1 10 raised to power minus 31 kg कूलम। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं। जब ये सारी चीजें इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे यहां से क्या मिला हमें? Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एक तो ये कंडीशन मिल गई कि n के प्रोपोर्शनल है। सेकंड कंडीशन हमें मिलती है कि Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। हाइड्रोजन एटम के लिए z 1 होता है। तो ये Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू, ये कांस्टेंट है, मान लीजिए इसको मैं c कांस्टेंट नाम दे देता हूं। यहां c जो है, c की वैल्यू है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। और जब इनकी वैल्यू रखते हैं सबकी तो वो वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आ गई। ये c की वैल्यू हमने मान के चले हैं और Rn की वैल्यू आपकी आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू, और या A नाम दे दो इसका, A0 कह दो इसको, मैं A0 नाम दे देता हूं। और A0 को बोलते हैं बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस नाम देते हैं। एंगस्ट्रॉम इनटू n का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्बिट निकालिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या बन जाएगी? R1। R1 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी और जिसको हम A0 कह सकते हैं। फॉर सेकंड ऑर्बिट निकालें तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? सेकंड ऑर्बिट का मतलब हुआ R2। R2 की वैल्यू निकालें तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू, यहाँ n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4a0 के बराबर हो जाएगा। फॉर थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो वैल्यू आपकी बनेगी वो R3 की वैल्यू बनेगी, ये होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता 9a0। सो एंड सो ऑन। फॉर nth ऑर्बिट के लिए निकालें तो nth ऑर्बिट की
ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा Rn, और Rn की वैल्यू क्या होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n का स्केयर, यानी हम कह सकते हैं n स्केयर इंटू ए नॉट। अब हम इन सब की रेशियो निकालना चाहें तो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि nth ऑर्बिट दे रखे हैं, उन सब की रेशियो कैसे निकालोगे। तो रेशियो क्या होती है R1 रेशियो R2 रेशियो R3 रेशियो R4 डैश एंड डैश रेशियो ऑफ Rn। अगर आपसे ये रेशियो पूछ ली जाए तो वो इनके स्केयर कर दो, 1 का स्केयर रेशियो 2 का स्केयर रेशियो 3 का स्केयर रेशियो 4 का स्केयर डैश 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 n का स्केयर, यानी जो हमारी रेशियो बनी 1 रेशियो 4 रेशियो 9 16 डैश 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 n का स्केयर, ये हमारा रिलेशन है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया जा सकता है और आप आसानी से उस क्वेश्चन की वैल्यू को और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको पेपर में दिया मिले तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें इस चीज को। फिर मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाता हूं आप लोगों को, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम इसके एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा, न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछा जा सकता है वो न्यूमेरिकल मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। जर्नली ऐसा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको जेड का भी यूज हो। किसका भी यूज हो? जेड का भी यूज हो। तो हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम, according to Bohr model of atom, what will be the radius of, question है what will be the radius, what will be the radius of ground state, ground state, what will be the radius of ground state of lithium double positive atom। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट विल बी दी रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम डबल पॉजिटिव एटम, सॉरी आयन, ये क्या है आयन है, चार्ज आया हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन क्योंकि हाइड्रोजन एटम दे रखा हो तो सब कर लेते हैं, अगर अलग एटम दे दिया जाए तब कैसे करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन मैं आपको समझा देता हूं कि वी नो दैट Rn का जो फॉर्मूला था n स्क्वायर अपॉन z इंटू ए नॉट, हेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये जर्नल फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया यहाँ पे फॉर लिथियम प्लस प्लस आयन। लिथियम प्लस प्लस आयन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? देखो हाइड्रोजन के लिए Z एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, तो Z की वैल्यू तो कितनी आ गई 3। और किस में पूछा है इसने? ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू कितनी आ गई 1, ग्राउंड स्टेट 1 है। अब इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा R1 इज इक्वल टू n की वैल्यू तो 1 पुट करें, ए की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम यूज करें, और Z की वैल्यू आपको 3 पुट करनी है, तो 0.529 अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम। इसको भाग दे के देखें, 0.3 से काटोगे 3 एकम 3, बच गए 2, तो 3 पे 7, 21, एक और काटोगे 3 छिक्के 18 एंगस्ट्रॉम, और इसको आप क्या लिख सकते हो 0.18 एंगस्ट्रॉम। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका रेडियस से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। मैं इसके सेकंड पार्ट में कोशिश करूंगा कि वेलोसिटी और एनर्जी की बात करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
हम बात करते हैं कि किसी भी nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी रेडियस तो हमने निकाल ली, उसकी रेडियस की वैल्यू आर एन, nth ऑर्बिट में रेडियस की वैल्यू थी n स्क्वायर अपॉन z h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। अगर हम उसमें और उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो कैसे निकाल लेंगे? वी नो दैट second postulate of Bohr model is, क्या थी सेकेंड पोस्टुलेट? m v n r n इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। ये थी वैल्यू। हम r n की वैल्यू कर दे पुट वैल्यू ऑफ r n इज r n, देन अगर r n की वैल्यू उठा के रखोगे तो क्या बन जाएगा? m v n ब्रैकेट में r n की वैल्यू पुट करो, n स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर और z इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। हमने आर एन रेडियस की वैल्यू रखी। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो एक एम से एक एम कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ? वी एन ब्रैकेट में यहाँ बचेगा आपका एन एच एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एक बच गया हमारे पास जेड, एक बच गया ई स्क्वायर, और इधर बच गया 1 अपॉन 2। और वी एन की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको इधर लेके जाओगे तो जेड ई स्क्वायर अपॉन, और ये नीचे चला जाएगा 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। और इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? वी एन इज इक्वल टू जेड अपॉन एन ब्रैकेट में ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। और यहां से आपने क्या देखा? हमने यहां देखा कि nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है। ये इस तरीके से हमारा रिलेशन मिल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करने की कोशिश करें फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर इसको हम निकाल लें, मैं इसको यहां सेट करता हूं कि हम ऐसे ले लें इसका केस फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है, और z की वैल्यू 1 रखोगे तो Vn क्या बन जाएगा हमारा? Vn बनेगा हमारा कि 1 अपॉन n ब्रैकेट में e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। यहाँ z को 1 रख दो इस इक्वेशन में, आपकी ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू कितनी होगी? 1, और उस वेलोसिटी को v1 कह देंगे, और वो होगी e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। फॉर सेकंड के लिए निकालनी हो, फॉर सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 पुट कर दो, और जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 2 इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम 1 अपॉन 2 इंटू v1 कह सकते हैं। फॉर थर्ड के लिए निकालो, फॉर थर्ड ऑर्बिट के लिए v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 अपॉन 3 हो जाएगी। डैश 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 vn के लिए आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं? हेंस vn की वैल्यू v1 अपॉन n के बराबर हो जाएगी। इससे पता लगता है कि जैसे जैसे आपकी n की वैल्यू अगर राइज करोगे तो vn की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये वेलोसिटी का आप फैक्टर निकाल सकते हैं, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने वेलोसिटी के लिए बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ऐसे का ऐसा लिख दें। ये फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का है। किसी भी जो आपका फॉर्मूला आ जाए तो Vn की वैल्यू है वो z अपॉन n इंटू ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट भी करें। अब हम इसके एनर्जी की बात करते हैं।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होती है कि हम सब जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is equal to sum of kinetic energy and potential energy. अब मान लीजिए हमने उसकी टोटल एनर्जी ली nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट किया En से, तो ये किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट Vn बी दी वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट then kinetic energy। हम kinetic energy का डेरिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और kinetic energy nth ऑर्बिट में आप सब जानते हैं हाफ ऑफ mvn का स्क्वायर होती है। nth ऑर्बिट की बात चली इसलिए vn लिख दिया मैंने, तो मैं वैल्यू रख सकता हूं। हम सबको पता है कि vn की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये vn की वैल्यू है। मैं यहां से उठा के वैल्यू रख देता हूं। स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो n का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर। और इस सब को रीअरेंज करके देखो, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? m z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये है और 2 ये है 8, और क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी आपके nth लेवल की। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वेशन में रखनी। एक पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है? UN। nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE, यानी न्यूक्लियस का चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन Rn। उस रेडियस, फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? K Q1 Q2 अपॉन R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। हमने K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस है, Q2 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और Rn हमारी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। तो हम वैल्यू रख दें। जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप क्या मिलेगा? UN बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैसा रखो, और ये माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा आपका, क्योंकि ये हमने नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, -E, तो माइनस का साइन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ZE स्क्वायर हो गया, ये ZE स्क्वायर। Rn रेडियस की वैल्यू ये वैल्यू उठा के रखूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा? n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, और जो नीचे वैल्यू हो वो पलट के ऊपर चली जाएगी। क्या है? Z पाई m E स्क्वायर। जो कटे उसको काट दो। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और कोई क्लियर कैंसिल है या नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? हम इसको रखेंगे तो माइनस, ऊपर हो गया एक z ये है, एक ये है, z स्क्वायर e की 2 और e की 2 e की 4 m z स्क्वायर e की 4 डिवाइडेड बाई ये 4 ऐसे का ऐसा। ये देखिए n का स्क्वायर h का स्क्वायर, n का स्क्वायर h का स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट ये है, एक एप्सिलॉन नॉट ये है, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने थर्ड नाम दे दिया। दोनों तरह की एनर्जी हमने निकाल ली। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इसको, पुट इनटू फर्स्ट इक्वेशन। यहां लिख दूंगा मैं पुट इनटू
इक्वेशन फर्स्ट। अगर इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारी टोटल एनर्जी निकल जाएगी। और टोटल एनर्जी देखिए क्या बन गई आपको, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये रही सेकंड इक्वेशन, रखो m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अगर आप un की वैल्यू यहां से रखें इक्वेशन थर्ड से तो भी आपको क्या मिलेगा, माइनस m z स्क्वायर e की 4 n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दोनों में से जो कॉमन आए उसको बाहर ले लो और बाहर देखेंगे तो m भी कॉमन आ गया, z स्क्वायर भी कॉमन आया, e की 4 भी कॉमन आया, 8 और 4 में से 4 कॉमन ले लो, n का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। यहाँ 8 में से 4 लिया तो 1/2, यहाँ माइनस का 1, आप सबको पता है हाफ प्लस का है 1 माइनस का है तो बड़ा माइनस का हाफ हो जाएगा। और ये फाइनल आपकी en की वैल्यू है माइनस m z स्क्वायर e की 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये हमारी फाइनल एनर्जी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स बनाने हैं आपको, तो आप जब इसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब इससे आगे बात करता हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मेरे इस चैनल की विशेषता यही है कि आप इसको धीरे धीरे समझ के नोट्स भी बना सकते हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, जैसे ही nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी हमारी निकली तो हम क्या कर देंगे, उससे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। सबसे पहला काम हमारा है फॉर हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन पहले इसका जर्नल अगर फॉर्मूला देखना हो आपको तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बना है, जर्नल फॉर्मूला En इज इक्वल टू या En प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आपका जर्नल फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन मैं यहां बात करता हूं हाइड्रोजन एटम की, तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या होती है, 1 पुट करोगे तो En की जो वैल्यू बनेगी आपकी माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, बाकी सारा अंदर फैक्टर आ जाएगा m e की 4 अपॉन 8 h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। और ये सारी चीजें आप देखें कांस्टेंट वैल्यू है, हेंस m e की 4 अपॉन 8 h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर की जब वैल्यू रखते हैं तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगी। आप भी अगर इसकी कैलकुलेशन करें, मैंने वैल्यू पहले लिखवा दी थी इनकी, तो यही वैल्यू आएगी। तो En क्या बन जाएगा, En की वैल्यू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। दिस इज nth energy, this is the energy of electron, this is the energy of electron in nth orbit, nth orbit। यहां से मैं कुछ और बात बताना चाहूंगा आपको। एक तो पहली चीज है कि ये नेगेटिव एनर्जी किस चीज को बताती है, ये नेगेटिव एनर्जी इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है। दूसरी और भी बात मैं देखना चाहूं तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए मैं कुछ और बात बता देता हूं आपको। अच्छी बात क्या है कि मैं तीनों एनर्जी एक बार दोबारा लिखना चाहता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां से देख लो, m z स्क्वायर e की 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला देखना है un का, तो इससे जस्ट अगला पार्ट देख लो, माइनस m
जेड स्केयर ई की 4/4 पाई 4n स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन 0 स्केयर है। और ई एन टोटल एनर्जी की बात देखनी हो तो m जेड स्केयर ई की 4/- का 8n स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन 0 स्केयर के बराबर है। इन तीनों में कोरिलेशन देखिए आप, ये कोरिलेशन देखेंगे, ये फर्स्ट है, इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको थर्ड दे दिया। अगर फर्स्ट की वैल्यू थर्ड में रखूं तो क्या मिलेगा हमें, ई एन की वैल्यू जो है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ई एन यानी टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। एक तो ये मिल गई, इसकी और इसकी कंपैरिजन करके देखो, ई एन की वैल्यू है जो, अब देखिए इसको दो पार्ट में तोड़ लो, 2 × 4 ये वैल्यू रखोगे तो यू एन अपॉन 2 में भी मिल जाएगी। ये चीज कहां काम आएगी आपके, ये दोनों फॉर्मूले, ये न्यूमेरिकल में बड़े बेनिफिशियल हैं। न्यूमेरिकल में बेनिफिशियल कैसे हैं कि आपको टोटल एनर्जी दे देगा किसी ऑर्बिट की और उससे आपको एनर्जी निकालनी पूछ लेगा कि किसी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल के दिखाइए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाइए या उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाइए, तो ये फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पे न्यूमेरिकल आता है। ये हमारा बोहर मॉडल की जो एनर्जी का कंसेप्ट था वो था। तो एक इसमें छोटा सा पार्ट बच गया हमारा, उसको इसकी कमियां क्या क्या रही, कि ड्रॉबैक क्या थी बोहर मॉडल की, उसको भी हम देखना चाहेंगे। फिर हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम का टॉपिक बचेगा। तो उस को और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा बन रहा है, कोई बात नहीं, हम एक में ही कंप्लीट कर देंगे इसको। देखिए इतनी बातें एक्सप्लेन की बोहर मॉडल ने। बोहर मॉडल ने रेडियस को एक्सप्लेन कर दिया, वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर दिया, एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया, और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच भी कर गई। फिर भी इसकी कुछ कमियां रही। जो शॉर्ट कमिंग है बोहर मॉडल की, या ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, वो क्या थी। पहली लिमिटेशन ये थी कि बोहर मॉडल ने जितनी भी बातें की वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम या के बारे में बात की। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है कि ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है। इफ देयर आर मल्टी इलेक्ट्रॉन देन दिस मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट। मीन फर्स्ट है, इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब हो गया जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव आ जाए, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, ध्यान रखना। दूसरी बात इसने क्या किया कि इसने जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया, जो हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक में कि कितने तरह के स्पेक्ट्रा हैं, और इसने स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन किया था, जैसे लाइमन सीरीज, बालमन सीरीज, ब्रैकेट पे फंड सीरीज ईटीसी, वो सीरीज थी। तो ये उनकी स्प्लिटिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सी स्प्लिटिंग को, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट। और जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट। इन दोनों को ये एक्सप्लेन करने में फेल हुआ कि स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट क्यों आते हैं, यानी जो हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो फर्दर डिसोसिएट या स्प्लिट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इट डज नॉट एक्सप्लेन दिस। एक ये जो रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी एक सीरीज की दूसरी सीरीज के साथ जो इंटेंसिटी का इफेक्ट है, उस इफेक्ट को भी ये समझाने में फेल रहा है, रिलेटिव इंटेंसिटी को भी नहीं बता पाया। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मेन लाइन तो इसने एक्सप्लेन कर दी, जो नैरो लाइन है या फाइन लाइन है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज could not explain by the Bohr model, or it does not explain why only circular orbit exist या should be chosen while elliptical orbit are also possible। यानी ये भी नहीं बता पाया कि जो हमारे ऑर्बिट हमने सेलेक्ट किए हैं वो सर्कुलर ही क्यों लिए, जबकि इलिप्स की फॉर्म में भी तो होते हैं। और एक इसकी कमी ये रही कि इसने न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान लिया।
जबकि स्टेशनरी तब होता जब मास इनफाइनाइट हो। तो ये भी इसकी अजम्पशन सही नहीं थी, ये भी एक कमी है कि भाई न्यूक्लियस भी तो हो सकता है रोटेटरी मोशन में हो या वो भी ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंट करता हो, लेकिन ये तो स्टेशनरी कंसीडर करके चला है, ये भी इसकी कमी थी। और इसकी क्या कमी रही होंगी, एक इसने जो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लिया था, सेकंड पोस्टुलेट ली थी, ये इसने खुद ही डिफाइन कर ली, उसके कोई उसका बेसिक लॉजिक नहीं बता पाया। यानी Bohr does not give any logic about the angular momentum of the electron in a stationary orbit. इतनी सारी कमियां थी बोहर मॉडल की, फिर भी ये 100% सक्सेसफुल भले ही ना रहा हो, लेकिन हमारी बहुत सारे अफेक्ट को सोल्व करने में ये सक्सेसफुल रहा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लें। ये था हमारा बोहर मॉडल को लेके कंप्लीट टॉपिक। और आपको अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।